आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र इसका पार्ट 2 कराने वाला हूँ। इससे पहले पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है और उसको इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो वहां से जाकर जरूर देख लेना। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो यूरोपीय संघ है ये किस प्रकार से उभर कर आता है, क्यों बनाया गया था, ये सारी चीजें हमने देख लिया था। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आसियान के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, एक नंबर क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि आसियान की फुल फॉर्म है क्या। तो ये इसकी फुल फॉर्म है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये इसकी फुल फॉर्म है आसियान की। याद रखना, एक नंबर में पूछ लेता है। अब देखते हैं इसको बनाया किसने और कैसे बनाया। तो 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। याद रखना, बैंकॉक घोषणा पत्र 1967। और जो 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी ये भी पूछ लेता है। याद रखना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 वो कंट्री हैं जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। और बाद में इसमें ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी इसमें शामिल हो गए, जिससे अब इसकी जो सदस्य संख्या हो गई ये हो गई है 10। ठीक है, ये भी याद रखना। 5 ये वो कंट्री है जो इसकी स्थापना करने वाले हैं और 5 बाद में इसमें शामिल हो गए। तो दोनों याद रखना। ठीक है, ये 10 के 10 कंट्री याद रखना, एक नंबर में पूछ लेता है। आगे देखते हैं। देखो, अगला है आसियान की स्थापना के प्रमुख कारण, कि आखिर वो कौन से मूल कारण है जिन्होंने आसियान की स्थापना करने की परिस्थिति को उत्पन्न कर दिया। ठीक है, तो देखो, जैसे यूरोप के अंदर क्या होता है, यूरोप के जो देश थे अपने आप को स्वतंत्र और अपना आर्थिक विकास करने के लिए यूरोपीय संघ का गठन करते हैं, उसी प्रकार से एशिया के अंदर आसियान की स्थापना होती है। ठीक है, और ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके कारण इस आसियान की स्थापना की गई। ठीक है, जो एशिया के जो देश थे उन्होंने इसकी स्थापना की। पहला, उपनिवेशवाद का शिकार। कहने का मतलब उपनिवेशवाद का शिकार होता है जैसे एक ये देश है, ये देश है, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करके उसको कंट्रोल करने लगता है, उसको गुलाम बना लेता है, ये उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा था कि एशियाई जो देश थे ये उपनिवेशवाद का शिकार होते हैं। कहने का तो जो पश्चिमी यूरोप के देश है वो आते थे और एशिया के देशों को गुलाम बना लेते थे, यहाँ के संसाधनों का दोहन करते थे, यहाँ की जनसंख्या का दोहन करते थे। ठीक है, तो इसको देखते हुए इनको लगा कि हमें इन सब चीजों से बचना है। इसके अलावा एशिया के अंदर एक देश था जापान। जापान भी अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था, जापान भी बहुत सारे उपनिवेशवाद बना रहा था। तो इस तरीके से उपनिवेशवाद एक बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे जो छोटे छोटे जो देश उभर रहे थे या जो स्वतंत्र होते हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या कहीं वापस से उपनिवेशवाद का शिकार न हो जाए, इसलिए इनको गुट में रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर अलग रहेंगे, ठीक है, अलग अलग मतलब ये लोग रहेंगे तो कोई भी महाशक्ति आएगी और इन पर आक्रमण करके इनको गुलाम बना लेगी। इसलिए इनका मानना था हमें गुट में रहने की जरूरत है, इसलिए आसियान की स्थापना होती है। अगला है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। बहुत सारे जो क्षेत्र ऐसे थे जो स्वतंत्र हो गए थे लेकिन अभी भी उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, वो एक राष्ट्र राज्य का वो निर्माण नहीं कर पा रहे थे। ये रीजन रहता है कि गुट का निर्माण करने की इनको जरूरत पड़ी। अगला है आर्थिक पिछड़ापन। जितने भी जो देश है वो स्वतंत्र हो रहे थे उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक रूप से विकास कैसे करें, ठीक है, क्योंकि इनका पैसा नहीं था, व्यापार करने वाला नहीं था, व्यापार की पॉलिसी बनाने वाला कोई नहीं था। तो इस तरीके की चीजें मतलब समस्या इनके सामने थी। तो इसलिए यही रीजन रहता है कि इनको गुट बनाने की जरूरत पड़ती है। गरीबी सबसे बड़ी समस्या थी, एशियाई देशों में बहुत बड़े स्तर पर गरीबी देखने को मिली। ठीक है, इससे निजात पाना था। अब गरीबी ऐसी समस्या है कि अकेला कोई छुटकारा नहीं पा सकता। ठीक है, अगर जो एक गुट में रह के और इस पर काम करे तो इसे बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो ये भी एक रीजन रहता है। अगला है शीत युद्ध के दौरान गुटों में बंटना। जब शीत युद्ध हो रहा था तब एशियाई देशों के सामने केवल 2 विकल्प थे मुख्यतः। एक था यूएसएसआर जो कि सोवियत संघ के कहलाता है और दूसरा यूएसए जो अमेरिका। ठीक है, तो जो एशियाई देश थे उनके पास यही ऑप्शन था, या तो इनके साथ जाओ या तो इनके साथ जाओ। तो ये रीजन रहता है कि इनको ये बात समझ आ गई कि हमें कहीं ना कहीं गुट में रहने की जरूरत है, हमें भी एक अपना खुद का एक संगठन बनाने की जरूरत है जिसके में हम क्या कर सके, हमें विदेश जो पश्चिमी यूरोप के देश या जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं उन पर हमें डिपेंड ना रहना पड़े। हम अपने ही क्षेत्र के जो देश है उनके साथ गुट बनाएंगे। ठीक है, उनके साथ जो क्या करें एक रिलेशन बनाएंगे और इस तरीके से हम अपना विकास कर पाएंगे। तो ये मुख्य रीजन रहते हैं जिसके कारण आसियान की स्थापना की गई। आगे देखते हैं। देखो, अगला है आसियान की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य। अब जब आसियान की स्थापना हो गई तो इसके उद्देश्य काम क्या क्या करेगा, तो इसमें ये रखा गया कि आर्थिक विकास को तेज करना, ये उद्देश्य रखा गया कि जितने भी जो देश इसमें शामिल होंगे हम कोशिश करेंगे कि इनका जो आर्थिक विकास हो वो तीव्र गति हो, बहुत तेजी से हो सके। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। ठीक है, जो भी देश इसमें शामिल होंगे उनके समाज का भी विकास हो, उनकी संस्कृति का भी विकास हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की संस्कृति का ह्रास हो, किसी संस्कृति का विकास हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर पश्चिमी यूरोप की बात करें तो ये लोग जहाँ जाते थे अपनी सभ्यता को थोपते थे उन देशों पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर देश के अपनी समाज की व्यवस्था है उसका विकास हो, उसका वहाँ की संस्कृति का विकास हो, इसको ध्यान रखा गया। इसके अलावा क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। अगर कोई भी टकराव होता है और मान लेते दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर 2 देश ऐसे हैं जो आपस में किसी बात को लेकर मतभेद है उनके बीच, तो कोशिश ये किया जाता है कि जो चीजें हैं वो बातचीत से मतलब
ठीक कर ली जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैन्य मतलब रूप से इन पर लड़ाई की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य रहा। इसके अलावा अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप आसियान शैली कहलाती है। ये इसका मतलब एक तरह का मोटो कह लो, ठीक है, ये इसका मोटो था आसियान शैली। मतलब जो आसियान बना है उसमें ये इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया, अनौपचारिक, टकराव रहित, ठीक है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सहयोगात्मक, सब मिलजुल कर रहेंगे, इसको कहा गया आसियान शैली। यहाँ से क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है, यहाँ से 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ रखा है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखना आसियान शैली में क्या कौन कौन से शब्द आते हैं, ये याद रखना। अनौपचारिक तभी आप कर पाओगे, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप, ये कहलाती है आसियान शैली। तो ये तो इसके प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला है आसियान के 3 स्तंभ, ठीक है, जो आसियान है इसके 3 स्तंभ। जो स्टार्टिंग में मतलब स्तंभ से लेना देना से कुछ था नहीं। 2003 में आसियान के 3 स्तंभ बनाए गए, जो जब इसके सक्सेस को देखा गया, ठीक है। वो 3 स्तंभ कौन थे, तो ये इस प्रकार से इसके 3 स्तंभ थे, ठीक है, याद रखना इसको। तो पहला था आसियान सुरक्षा समुदाय। इसमें था कि क्षेत्र जो विवाद होंगे उसको सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित थी। मतलब जो क्षेत्रीय विवाद है उसको सेना के द्वारा ना सुलझाया जाए, खुद ही बातचीत करके सुलझा लिया जाए, युद्ध जैसी समस्या ना उत्पन्न हो। पहली इसका स्तंभ था आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है। अगला है आसियान आर्थिक समुदाय। इसका जो उद्देश्य था आसियान देशों को साझा बाजार, साझा बाजार का मतलब होता है कि टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा तो बहुत ही मामूली सा लगेगा, जिससे एक देश दूसरे देश में आकर व्यापार कर सके, इससे दोनों देशों का लाभ होगा। साझा व्यापार और उत्पादन के आधार तैयार करना, मतलब फैक्ट्रीज, छोटी छोटी इकाइयाँ स्थापित करना, और वहाँ पे निवेश, श्रम, सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब होता है टैक्स ना लेना। 2 देश हैं, ठीक है, व्यापार करेंगे, टैक्स नहीं वसूलेंगे, इस तरीके से दोनों का व्यापार फलेगा फूलेगा और दोनों आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। इस पे जोर दिया गया इन सब चीजों पे। अगला है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका जो उद्देश्य था सदस्य देशों के जीवन स्तर में सुधार करना और सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये इसके 3 प्रमुख स्तंभ थे, जो कि 2003 में इसको बनाया गया था, इसको भी याद रखना। आगे देखते हैं, देखो अब क्या है, अब इस टॉपिक से जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको मैंने अलग से लिख दिया है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत ना पड़े और आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओ। तो अगला देखो, आसियान के प्रतीक चिन्हों में धान की 10 बालियां हैं। हालांकि मैंने मतलब उसकी फोटो लगाने से भूल गया, आप बुक में देख लेना। तो आसियान की जब आप चिन्ह को, प्रतीक चिन्ह को देखोगे तो इसमें देखोगे तो धान की 10 बालियां हैं। याद रखना, एक एक नंबर यहाँ से पूछ लेगा, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी के 10 देशों को इंगित करता है। जो 10 बालियां हैं, धान की 10 बालियां हैं, ये 10 देशों को, कौन से देश हैं, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर, पूरा एशिया नहीं, दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करता है, मतलब बताता है, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे में बंधे हैं। और जो वृत्त है, ठीक है, जो गोला है, वो आसियान की एकता का प्रतीक है। याद रखना, एक एक जो टॉपिक जो इसमें पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ सकता है। अगला है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो है 1994 में हुई, ये भी याद रखना। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई। भारत ने 1991 में लुक ईस्ट की नीति अपनाई, ठीक है, और भारत ने 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई। दोनों याद रखना, 1991 में लुक ईस्ट, 2014 में एक्ट ईस्ट, ठीक है, दोनों को याद रखना। और 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र की व्यवस्था लागू की गई थी 2010 के अंदर। तो इस प्रकार से हमने आसियान से रिलेटेड सारे जो चीज़ें उसको हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं उसको करवा देता हूँ आपको। देखो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर आया था, मेन जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आया था 2024 में। इसमें पूछ रहा था आसियान शैली मेल मिलाप का एक तरीका है जो कि औपचारिक है, नहीं अनौपचारिक है, ठीक है, टकराव पूर्ण नहीं, टकराव मतलब पूर्ण रहित है, ये मतलब वहाँ पे टकराव देखने को नहीं मिलता, भड़काऊ भी नहीं है, सहयोगात्मक है, ठीक है। तो याद रखना इसको, आसियान शैली में सहयोगात्मक था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं है। कहा था ना 5 है और 5 वो है जो बाद में आते, सबको याद रखना, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें पूछ रहा है संस्थापक सदस्य नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये है सिंगापुर, सिंगापुर था, थाईलैंड भी था, म्यांमार बाद में शामिल होता है, ठीक है, और इंडोनेशिया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यांमार, ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यांमार, ये हमारा नहीं था। ये पूछ रखा, ये भी 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है दक्षिणी एशिया में स्थित नहीं है। दक्षिण एशिया में नहीं है तो बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, चीन जो है, चीन नहीं है, ठीक है, चीन जो है दक्षिण एशिया देशों में नहीं आता, ये पूर्वी एशिया के अंदर आता है। हालांकि ये भी जो 2024 में ही पूछा गया था। अगला है आसियान शैली की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण विशेषता को उजागर करना है। तो पहला है टकराव रहित, कि जो भी जो बातें होंगे मतलब उसको सैन्य
जो युद्ध टाइप है उसको वहां तक सैन्य मामलों तक जाने नहीं देंगे, हम उसको आपस में ही सुलझा लेंगे, टकराव रहित। ठीक है, सहयोगात्मक मतलब सहयोगात्मक 2 नंबर का था, देखो सहयोगात्मक। ठीक है, एक दूसरी विशेषता है, मैंने कहा था शैली याद रखना, 3 शब्द, तीनों को याद रखना। टकराव रहित का मतलब होता है कि मतलब किसी मामले को सैन्य लेवल तक ना जाया जाए, मतलब आराम से उसको सुलझा लेना। सहयोगात्मक मतलब सबका मिलजुल के विकास करना। ठीक है, 2 नंबर का था, ये आया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर, ये पूछ रखा था, 2 नंबर में आया था, तो इसकी 2 विशेषताएं आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैं हर एक चैप्टर को मैं इस प्रकार से कवर करा रहा हूँ। और अगर हाल फिलहाल के अंदर, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत पुराने क्वेश्चन, सिर्फ मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूँ, हाल फिलहाल में जो आए हुए क्वेश्चन उनको मैं इस तरीके से कवर करा देता हूँ। अगर मैं मिड टर्म के और प्री बोर्ड के क्वेश्चन फिलहाल तो और भी बहुत सारे इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये वीडियो जो कि बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को इसमें नहीं करा रहा हूँ। और अगला जो एक वीडियो आएगा इसमें ये पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट।